आज की वीडियो में हम बात करेंगे निकाह नामे की कानूनी हैसियत और उसकी अहमियत की। लेकिन उससे पहले तमाम शादीशुदा अफराद जो ये वीडियो देख रहे हैं वो ये ज़रूर बताएं कि जब उनका निकाह हुआ था तो उस वक़्त क्या उन्होंने अपना निकाह नामा दस्तखत करते वक्त तमाम कवाइफ पढ़े थे या नहीं पढ़े, क्योंकि आमतौर पर प्रैक्टिस ये है कि हम निकाह नामे के कवाइफ नहीं पढ़ते और बाद में जाके मिसाइल का सामना करना पड़ता है। तो मेरे साथ नसीर कंबो साहब एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट मौजूद हैं। कंबो साहब, ये बताइए कि जो निकाह नामे की कानूनी हैसियत है और इसकी अहमियत है वो क्या है और इसके कवाइफ पढ़ना क्यों ज़रूरी है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। निकाह नामा एक दो अशखास के दरमियान एक सिविल कॉन्ट्रैक्ट है और इसमें 25 जो है वो कॉलम दिए गए हैं और वो कॉलम जो हैं वो शादी के इंस्टीट्यूशन को मजबूत करते हैं और वो कॉलम दुल्हा और दुल्हन के राइट्स और लाइबिलिटीज़ को डिटरमिन करते हैं। तो इनको पढ़ना और इनको पढ़ के फिल करना और इन पर कंसेंसस करके इनको फिल करना बहुत ज़रूरी है। इससे शादी का जो मुकद्दस रिश्ता है जो वो मुस्तकबिल में और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और मजबूत होगा। जैसे निकाह नामे का कॉलम 2 और 3 जो है ये दुल्हा और दुल्हन के कवाइफ के मतलब है, उसके जो है वो एज के मतलब है, वहाँ पे उसका दुल्हा और दुल्हन का शनाख्ती कार्ड नंबर लिखा जाता है। तो इसलिए निकाह नामा के मुताबिक दुल्हा और दुल्हन का जो है वो 18 साल की उम्र उनका होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर दुल्हा और दुल्हन में से किसी का शनाख्ती कार्ड नहीं होगा तो उसका निकाह नामा जो है वो रजिस्टर्ड नहीं होगा। अगर अच्छा, यहाँ पर आम प्रैक्टिस ये है कि अक्सर औकात दुल्हन के जो शनाख्ती कार्ड है वो नहीं होता और वो वाला जो खाना है वो खाली रख देते हैं, तो इसके क्या असरात हो सकते हैं? देखिए, निकाह नामा जो है ना, अब दुल्हा दुल्हन का शनाख्ती कार्ड का नंबर जो नहीं होगा तो वो रजिस्टर्ड नहीं होगा। और इसमें रिसेंटली जस्टिस शाहिद करीम साहब की भी जजमेंट है कि उसने चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेन एक्ट 1929 में जो दुल्हा के लिए एज है 18 साल थी और दुल्हन के लिए 16 साल थी, तो अब उसको पंजाब गवर्नमेंट को वाज़ेह हदायत दी है कि आप इस पे दुल्हन की एज भी जो है वो 18 साल करें, ताकि ये 18 साल से कम उम्र शादी जो है वो अब हमारे निकाह नामा के मुताबिक भी और कानून के मुताबिक भी ममनू करार दे दी गई है। शनाख्ती कार्ड वाला जो खाना अगर दुल्हन की तरफ से खाली रह जाता है तो उसके आगे चलकर क्या मसाइल हो सकते हैं? देखिए, आगे चल के अगर वो निकाह नामा रजिस्टर्ड नहीं होगा, जब निकाह नामा रजिस्टर्ड नहीं होगा तो उसके बाद जो दुल्हन की बहुत सारी राइट्स हैं, हक महर की बाबत है, मेंटेनेंस की बाबत हैं, या जो देगर राइट्स हैं जो वो कोई गिफ्ट वगैरह उसको दिया गया है जो निकाह नामे में उसके कॉलम में लिखे गए हैं, तो वो अदालतों में जाके लीगली सीख नहीं कर सकेगी। या उसको साबित करने के लिए जो निकाह रजिस्ट्रार से या यूनियन कौंसिल से आप रजिस्टर्ड कॉपी ले लेते हैं वो कॉपी उसे नहीं मिलेगी। इसलिए निकाह के लिए दुल्हा और दुल्हन की मिनिमम एज 18 साल ज़रूरी है और उसके बाद वो निकाह नामा रजिस्टर्ड होगा। चलिए अब आगे चलते हैं। 25 कॉलम आपने कहा निकाह नामे के होते हैं, तो आम प्रैक्टिस क्या है कि हम कौन कौन से जो कॉलम हैं वो लोग मिस कर जाते हैं जो उन्हें नहीं करने चाहिए? देखिए, यूजुअली दुल्हा और दुल्हन के नामुकम्मल कवाइफ दे के या जो है वो उसके बाद जो है वो गवाहान मुकर्रर करके जो हम हक महर वाला कॉलम है 5,000 रुपया उस पर हक महर लिख के सब पे बाकी नील कर देते हैं। इसी तरह जो तलाक़ तफवीज़ वाला कॉलम है उसको भी नील कर देते हैं। कोई शादी की ख़ास शराइत वाला कॉलम है, कॉलम नंबर 17, उसको भी हम छोड़ देते हैं। मेंटेनेंस की बाबत जो कॉलम है उस कॉलम पे भी नील लगा देते हैं। तो सारा निकाह नामा सवाए 5-6 हज़ार रुपया हक महर लिख के बाकी सारे कॉलम में हम नील लिख के नीचे दुल्हा और दुल्हन के साइन करके वो निकाह नामा जो है वो रजिस्टर्ड करवा देते हैं। हालांकि अब तो मुस्लिम फैमिली लॉ ऑर्डिनेंस 1961 में जो है निकाह रजिस्ट्रार जो है सेक्शन 5 के तहत उसको पाबंद कर दिया गया है कि दुल्हा और दुल्हन के जो कवाइफ हैं वो उनको सारे कंटेंट्स जो है निकाह नामे के बताए और दुल्हा और दुल्हन जो है वो उन कंटेंट्स के बाद उन कवाइफ के बारे में आगाही जान के फिर उनको फिल किया जाए। अगर निकाह रजिस्ट्रार ऐसा नहीं करता तो उसके लिए कानून में उनके लिए सज़ा भी और जुर्माना भी तफवीज़ किया गया है। तो अच्छा, क्या निकाह रजिस्ट्रार के पास ये अथॉरिटी है कि वो अगर तमाम कवाइफ या तमाम कॉलम मुकम्मल फिल ना भी हों तो वो फिर भी निकाह नामे को रजिस्टर्ड करवा दें? बिल्कुल, उसकी ड्यूटी है कि वो सारे कवाइफ फिल करवाएगा और फिल नहीं करवाएगा तो वो निकाह रजिस्ट्रार रिस्पॉन्सिबल होगा। और तो अभी आपने कहा ना कि वो नील कर देते हैं, अगर नील कर दें ये प्रैक्टिस थी। अब उस प्रैक्टिस को देखते हुए ही मुस्लिम फैमिली लॉ ऑर्डिनेंस 1965 के सेक्शन 5 में ये चीज़ें अमेंडमेंट करके निकाह रजिस्ट्रार के लिए जो है वो ये पाबंदी जो है वो की गई है। और यहाँ तक कहा गया है कि अगर ऐसा निकाह रजिस्टर्ड होगा तो ऐसा निकाह रजिस्टर्ड करने वाले जो अदारा है, यूनियन कौंसिल है या निकाह रजिस्ट्रार है, दोनों रिस्पॉन्सिबल होंगे। अच्छा, ये जो कॉलम आपने बताए हैं कि ये हम आमतौर पर मिस कर जाते हैं या नील कर देते हैं इन कॉलम में, इसका नुकसान क्या होता है और इन कॉलम्स की अहमियत क्या है? देखिए, ये निकाह नामा जो है मेंटेनेंस वाला जो कॉलम है अगर वो नील रखते हैं तो फिर उसमें क्या? देखिए, शरन बीवी को और बच्चों को मेंटेन करना खावत की जिम्मेदारी है।
रोटी, कपड़ा, मकान, अच्छी सेहत, एजुकेशन देना खामद की जिम्मेदारी है। अच्छा, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी तो मोहम्मदन लॉ भी देता है, लेकिन अगर निकाह नामे में अगर ये कॉलम दिया गया है कि मेंटेनेंस बच्चे वाइफ का मुकर्रर किया जाता है, तो वो मेंटेनेंस अगर निकाह में लिख दिया जाएगा तो वो मेंटेनेंस जो है वो कॉन्ट्रैक्ट की शिक में वो आ जाएगा और वो खामद जो है वो पाबंद हो जाएगा। इसी तरह हक महर का कॉलम जो 13 से 16 उसकी बड़ी अहमियत है। हक महर देखें, शादी में जो बेसिक इंग्रेडिएंट है ना, एक तो प्रपोजल है, दूसरा एक्सेप्टेंस है और फ्री विल से है, और दूसरा इसमें गवाहान का तकर्रर है, और इसके बाद जो सबसे बड़ा एलिमेंट है निकाह की कंसिडरेशन है वो हक महर है। हक महर के बगैर शादी मुकम्मल नहीं होती। हक महर शादी का बदल है, और हक महर औरत को जो है वो मर्द एक इज़्ज़त दे रहा होता है, एक रिस्पेक्ट दे रहा होता है, एक ऑनर दे रहा होता है, और हक महर जो है वो फैमिली स्टेटस के मुताबिक मुकर्रर करना बहुत ज़रूरी है। और ये मिसकंसेप्शन के जी शरन लिख लें, शरा जो है वो एक मिनिमम रेंज के एक लोअर मिडिल क्लास या गरीब बंदे के लिए बताती है, लेकिन हक महर आर्टिकल सेक्शन 10 जो है मुस्लिम फैमिली लॉ ऑर्डिनेंस 1961 का, वो हक महर की बात करता है, और उसमें ये नहीं लिखा कि आप शरन लिख लें, बल्कि अच्छा, हक महर जो स्टेटस के मुताबिक लिखा जाता है। वाला बता रहे थे, वो कॉलम अगर हाल ही छोड़ते हैं तो इसका क्या इम्पैक्ट है? देखिए, तलाक़ तफवीज़ कॉलम 18 है, और मैं समझता हूँ कि निकाह नामे को आप ये देखें कि ये कॉन्ट्रैक्ट है। कॉन्ट्रैक्ट दो आकल बालग कर रहे हैं, और कॉन्ट्रैक्ट में दोनों के इक्वल लाइबिलिटीज़ और इक्वल राइट्स होते हैं। तो जब एक कॉन्ट्रैक्ट एक शख्स को तोड़ने का इख्तियार है तो दूसरे को क्यों नहीं है? अगर आप यहाँ पे वो इख्तियार दोनों को दे दें तो उसमें मैं देखें कि औरत को मर्द को डाइवोर्स देने का राइट है और औरत को खुला लेने का इख्तियार है। अब अदालतों में जब खुला के केसेस आते हैं तो मैं देखता हूँ महीने में खुला केसेस डिसाइड हो जाते हैं, और मर्द कहता है कि जी मुझे तो बुलाया ही नहीं गया, मुझसे तो पूछा ही नहीं गया। जज जो है वो तलाक की डिग्री दे देता है, और इस पर मजहबी बहस भी बड़ी छिड़ी हुई है कि ये खुला जो है कि ये शरी है या नहीं है। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि जो तलाक तफवीज़ वाला कॉलम है ना, उसको एक्टिव किया जाए। उसमें इख्तियार है, दोनों को कॉन्ट्रैक्ट है ना, कॉन्ट्रैक्ट करने का दो अशखास को इख्तियार है, तो उसको तोड़ने का भी दोनों को इख्तियार होना चाहिए। और मुस्लिम फैमिली लॉ ऑर्डिनेंस 1961 का सेक्शन 8 जो है वो ये इख्तियार तलाक तफवीज़ का जो है वो औरत को देने का मर्द को इख्तियार देता है। इसी तरह मैं आपको एक बात बताऊं कि निकाह नामा जो है एक डॉक्यूमेंट है, और इसमें चीटिंग करना जुर्म है। आप देखें कि लोग शादीशुदा होते हैं, वो अपनी पहली शादियों को छुपा के जो है वो अपने आप को कंवारा लिख देते हैं। तो उनके लिए ये आगाही है कि वो अगर शादीशुदा है तो वो अपनी पहली शादी के कवायद बताएं, और अपने बच्चों के कवायद भी बताएं। अगर इसी तरह कोई खातून शादीशुदा है वो भी अपनी पहली शादी के कवायद बताएं। अगर ये तमाम कॉलम निकाह नामे में मौजूद होते हैं, लेकिन आमतौर पर लोग इसकी प्रैक्टिस नहीं है कि इसको फिल करते हैं। देखें, ये फिल ना करने के फिर कॉन्सिक्वेंसेज है ना, कि शादीशुदा मर्द जो है वो जब दूसरी शादी करता है, पहली शादी छुपाता है, तो फिर दूसरी बीवी जो है वो उसके ख़िलाफ़ जो है वो केस दायर कर देती है, जो कि सेक्शन 6 है मुस्लिम फैमिली लॉ ऑर्डिनेंस 1961 का, पॉलीगैमी को डील करता है कि अगर कोई शख्स पहली शादी छुपा के दूसरी शादी करता है तो दूसरी बीवी जो है इसके खिलाफ प्राइवेट कंप्लेंट दायर कर सकती है। मेरा आखिरी क्वेश्चन ये है कि अगर निकाह नामे के तमाम कॉलम्स को दोनों फरीकैन जो है वो मुकम्मल तौर पर फिलअप करें तो अदालतों में जो केसेस आते हैं फैमिली लॉज के मुतालिक या फैमिली डिस्प्यूट्स के मुतालिक, ये कम हो सकते हैं। देखिए, अगर निकाहनामा प्रॉपर फिल हुआ तो प्रॉपर जो है वो निकाहनामे की स्पिरिट के मुताबिक फिल हुआ तो अदालतों को फ़ैसले करने में आसानी होती है। अदालतों से केसेस का रश ऑफ बर्डन कम होता है, और इसके अलावा जो है वो अदालतों में जो लिटिगेशन है, अगर आपने जी निकाहनामे में ये चीज़ छुपाई, पहली शादी छुपाई, मर्द ने छुपाई, औरत ने छुपाई, तो इनकी बाबत केसेस आते हैं, तो ये केसेस अदालतों में नहीं आएंगे। बहुत शुक्रिया। इसी तरह मैं आपको यहाँ ऐड करूँ कि निकाहनामा को देख लें या मुस्लिम फैमिली लॉ ऑर्डिनेंस 1961 को देख लें, दोनों में जहेज़ का जिक्र नहीं है। तो आप देखें कि जहेज़ हमारे मुल्क की सबसे बड़ी लानत है, और जहेज़ के मतलब सबसे ज़्यादा अदालतों में केसेस हैं। तो इस पर कंसेंसस करके या तो जहेज़ को निकाह नामे में एक कॉलम बना लें कि इतनी अमाउंट लिख लें, और जहेज़ की लिस्ट साथ ही रजिस्टर्ड हो जाए, तो ये अदालतों में जो समान जहेज़ के केसेस हैं, मैं समझता हूँ कि इनको हल करने में अदालतों को आसानी होगी। या फिर आप इसको जो है वो ममनू करार दे दें, ताकि ये जहेज़ वाले मसाइल, लोगों की शादियाँ रुकी हुई हैं, और उसके बाद जब डिस्प्यूट पैदा होते हैं तो दुल्हा कहता है जी समान जहेज़ जो है वो थोड़ा सा दिया गया था, औरत और लड़की वाले कहते हैं बहुत बड़ी लिस्ट दी गई थी, वो लिस्ट वहाँ निकाहनामे के साथ लग जाएगी। मतलब निकाहनामे में और मुस्लिम फैमिली लॉ ऑर्डिनेंस में जहेज का कहीं जिक्र नहीं है। या तो इसको फिर ममनू करार देके ऑफेंस डिक्लेयर कर दे, या देना है तो उसके निकाहनामे के साथ, या उसके निकाहनामे में कॉलम बना के वो लिस्ट एट द टाइम ऑफ मैरिज जो भी जहेज दिया गया वहाँ पे रजिस्टर्ड हो जाए। चलें जी, बहुत शुक्रिया सर। उम्मीद है कि
वो लोग जिनकी अभी शादी होने वाली है वो आज इस वीडियो के बाद अपना निकाह नामे के तमाम कवाइफ को मुकम्मल फिलअप ज़रूर करेंगे ताकि मुस्तकबिल में किसी भी मसाइल से वो बच सकें।